भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा जिससे पूरा देश गमगीन है। सबसे पहले आखिरी के वो 50 सेकंड आपके सामने 265 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया इस विमान ने और ये हवा में गया और अचानक से जो विमान की ऊंचाई थी वो धीरे धीरे नीचे आती गई और नतीजा ये विमान क्रैश हो गया। और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है क्योंकि ये कोई छोटी दूरी का प्लेन नहीं था, ये लंबी दूरी का प्लेन था। फ्यूल टैंक भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि 1,35,000 लीटर पेट्रोल इस विमान में था और अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद ये बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर गिरता है, जो कि हॉस्टल की बिल्डिंग थी। दोपहर का वक्त था, मेस में बच्चे खाना खा रहे थे और इसमें से कई मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिर भारत सरकार पर सवाल उठाना चाहिए? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सवाल पूछना चाहिए? और एक विसल ब्लोअर ने भी इस बारे में चेतावनी दी थी क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर बोइंग का ये जो विमान था, ड्रीम लाइनर 787, इसको लेकर पहले से ही सवाल उठाए गए थे। चेतावनी दी गई थी कि इसके बनावट में ही कई सारे लूप होल हैं। हालांकि एट द सेम टाइम पैरेलली बहुत लोग इसे सबसे सेफेस्ट प्लेन भी कहते हैं। क्यों आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे सवाल उठाना चाहिए और क्या विसल ब्लोअर की तरफ से कहा गया था, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हंसते खेलते परिवार की ये तस्वीरें जो अब तबाह हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा इनके जिंदगी में। इस परिवार को देखिए, प्रतीक जोशी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक जोशी जो कि पिछले 4 साल से लंदन में रह रहे थे, अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। जो ये पत्नी जो उनकी हैं, ये अपने पति के बिना रह रही थी। ये भी डॉक्टर हैं, 2 जुड़वा बेटे हैं, एक बेटी है और परिवार हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया इस परिवार का। पायल को देखिए, पायल की जिंदगी, ये पहली उड़ान थी पायल की जिंदगी की। अपने माता पिता के साथ पायल दिखाई दे रही है। पिता रिक्शा चालक थे और किस तरह से उन्होंने कमाई करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। बेटी एक निजी कंपनी के काम से लंदन जा रही थी, बेटी की पहली फ्लाइट थी और ये पहली फ्लाइट आखिरी फ्लाइट बन गई। ऐसे कई परिवार है। इस कपल को देखिए, कितना प्यारा कपल है। ये हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे, बेटा बेटी। दरअसल ये जो व्यक्ति हैं, इनकी माँ की तबीयत खराब थी। वो अपनी माँ को देखने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे और मुंबई जब पहुंचे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, 6 दिन के लिए वो यहाँ आए थे। उनकी माता जी की हार्ट सर्जरी थी। अब परिवार में से कोई भी नहीं बचा। दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई है और माता पिता की भी मौत हो गई है। और ऐसे ही ना जाने कितने परिवार हैं, ना जाने कितनी कहानियाँ हैं। और अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगी। इस वीडियो में जो लोग हैं, ये बिल्कुल प्लेन में उड़ान भरने से पहले बनाया गया वीडियो है। बहुत खुश थे ये वापस ब्रिटेन जाने को लेकर। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily, happily, happily calm. गुड बाय इंडिया कह रहे हैं कि ये सफ़र इंडिया तक का यहीं समाप्त होता है, लेकिन नहीं पता था ज़िंदगी का सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये रमेश विश्वास कुमार की है, जो कि जिनके साथ चमत्कार हुआ है, जो जिंदा बच गए। जो 242 लोग सवार थे उसमें से एक अकेले रमेश ही हैं जो जिंदा बचे से हैं। 241 लोगों की जान चली गई है। और ये ड्रीम लाइनर 787 जो कि सबसे आधुनिक विमान कहा जाता है, आखिरी के जो क्षण थे वो उसके बारे में रमेश ने बताया कि एकदम से जो उनका प्लेन है एक बिल्डिंग में जाता है और वो उनकी 11A सीट थी और जो इमरजेंसी गेट था उसके पास ये सीट थी। इमरजेंसी गेट टूटता है जिसके बाद उन्हें लगा कि वो वहीं से कूद गए और खुद चल करके वो मेडिकल टीम के पास पहुंचे, जिसके बाद अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मुलाकात की है। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। तो ये हादसा इतना बड़ा है जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का कि एयर इंडिया को बेच देने के बाद तस्वीर ये बनी थी कि टाटा जब खरीद रहा है तो टाटा एयर इंडिया की तस्वीर को बदलेगा। लेकिन असलियत यह है कि टाटा के खरीदने के बाद भी एयर इंडिया के दिन नहीं बहुरे, नहीं ठीक हुए। उसके बावजूद भी एयर इंडिया की शिकायतें लगातार जारी रही। कभी एसी नहीं चलता, कभी कोई दिक्कत आती है, प्लेन चलने में देरी हो जाती है, अचानक से कुछ ना कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से प्लेन्स लगातार डिले होते रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये जो एयर इंडिया के प्लेन्स हैं, और चूँकि अगर ये टाटा की कंपनी है, चूंकि हम सबको क्या नजर आता है कि टाटा ने खरीद लिया तो जिम्मेदारी क्या
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ख़त्म हो गई? नहीं, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि टाटा ने भले ही इसे ले लिया, लेकिन इसका जो रख रखाव करने वाली कंपनी है AIESL, ये एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड है। ये जो कंपनी है AIESL, जो कि एयर इंडिया के विमानों का, ज़्यादातर विमानों का रखरखाव करती है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है पूरी। जब एयर इंडिया बिकी थी तो एयर इंडिया पूरा नहीं बिका था, जो एयर इंडिया है वो बिका था, जो बाकी की एसोसिएटेड 3 कंपनीज है वो नहीं बिकी थी। हालांकि AIESL के विनिवेश की तैयारी चल रही थी, इसको बेचने की तैयारी चल रही थी 2023 से ही, लेकिन इसका मालिकाना हक किसके पास है? इसका मालिकाना हक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है इस बात का जवाब देना कि आखिर एयर इंडिया के विमानों के साथ इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। क्या ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ एयर इंडिया बेच देने से, अपनी जिम्मेदारियों से केंद्र सरकार पल्ला झाड़ लेगी? ये ऐसा कतई नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो जाते हैं साइट पर जहाँ पर हादसा होता है, रील बनाते हैं, शूट कराते हैं बाकायदा म्यूज़िक के साथ। उनकी ये रील काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके बाद भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही संजीदगी है? क्या यही दिखाने की कोशिश है कि हम इतने एक्टिव हैं, हम जा रहे हैं साइड पे, देख रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं, उधर से मिल रहे हैं? क्या ये एक्टिवनेस है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी है? हमारा देश ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश स्तब्ध है इस घटना के पास, क्योंकि ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट है, ये कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग का इस्तेमाल करती है। बोइंग कहाँ की कंपनी है? बोइंग US की कंपनी है। और देखिए, सिर्फ इतना भर नहीं है, बोइंग को लेकर पहले से ही कई सारे सवाल उठे हैं। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि बोइंग के जो CEO हैं केली ऑटबर्ग, उन्होंने अपना दौरा पेरिस का कैंसिल कर दिया है। पेरिस में एक एयर शो था, उन्होंने ये दौरा कैंसिल किया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है ड्रीमलाइनर 787-8 को लेकर के, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। देखिए, कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, कहानी बहुत सारी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बोइंग का इस्तेमाल है वो कौन कौन कर रहा है, फिर मैं विसल ब्लोअर की बात करूँगी। द बोइंग जो है 787 ड्रीमलाइनर, ये 40 एयरलाइंस कंपनियाँ पूरी दुनिया में बोइंग के जहाज़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें से ऑल निपॉन एयरवेज जिसके पास 86 एयरक्राफ्ट हैं, यूनाइटेड एयरलाइंस के पास 78, अमेरिकन एयरलाइंस के पास 63, कतर एयरलाइंस के पास 54, जापान एयरलाइंस के पास 45, ऐसे ही कनाडा के पास 40, एयर कनाडा के पास 40 हैं। और जो भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं 787 सीरीज़ के विमान, भारत में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। एयर इंडिया के पास कुल 34 बोइंग विमान है। हालांकि जो सीरीज़ है, ये 787 की जो सीरीज़ है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सेफेस्ट बोइंग विमान है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी इंजीनियरिंग पर, इसको जोड़ने पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एक बिजनेस टुडे में ही एक हेडलाइन छपी थी, जिसमें एक कहा गया था कि ड्रीमलाइनर कंट्रोवर्सी के बारे में कि विसल ब्लोअर्स वार्न्ड बोइंग ऑफ रेड फ्लैग्स इन 787 प्लेन्स दैट कैन बी डिवास्टेटिंग, यानी कि ये पूर्णतया विनाशकारी साबित हो सकता है। ये इसमें कहा गया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। और उसमें से जब इसका ऑडिट हुआ था तो ये बताया गया था, FAA ऑडिट में रिवील हुआ था कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में, और जब इनके जो पार्ट्स हैं, जब उसको जोड़ा जा रहा है तो उसके बीच में गैप है, वो गैप सेफ्टी को ब्रीच करते हैं। ये विसल ब्लोअर की तरफ से बताया गया था। मैनेजमेंट एंड फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ एंड वाइड स्प्रेड फियर ऑफ रिटेलिएशन फॉर रिपोर्टिंग सेफ्टी कंसर्न्स। तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, और बोइंग के ही कई सारे इंजीनियर्स ने इसको लेकर सवाल उठाया था कि बोइंग को बनाने में कुछ खामियां हैं। देखिए, इससे पहले भी जो बोइंग का 787 सीरीज़ के विमान है, उसमें एक हादसा हुआ था। ये हादसा हुआ था, अ वेरी सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड 2 years अगो विद द बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यूज्ड इन कतर एयरवेज में हुआ था। अब ये क्या हुआ था, कतर एयरवेज का ये विमान 1800 फीट की ऊंचाई पर था, जो अचानक से ड्रॉप हुआ और वो 800 फीट की ऊंचाई पर आ गया। पर उस वक्त
जो पायलट से उनको टाइम मिल गया था प्लेन को संभालने का, लेकिन इनफ टाइम मिल गया था। लेकिन ये जो प्लेन था, चूंकि इसने तो अभी टेक ऑफ ही किया था, अभी टेक ऑफ किया था और इसके जो फ्लैप्स थे वो खुल नहीं पाए थे, और जिसके बाद मेडे की अपील पायलट्स ने की और ये क्रैश हो गया। मेडे की अपील करने के बाद भी वक्त नहीं बचा था कि कोई भी कुछ भी कर पाता यात्रियों को बचाने के लिए। हालांकि खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोइंग को लेकर एक बार सुरक्षा मानकों की जांच कर लेना चाहती है। लेकिन वही सवाल जो मैंने शुरुआत में उठाया था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती। अब देखिए, अगर आप साइट पर जाएंगे AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की, तो इसमें आपको आर वैल्यूएबल क्लाइंट्स में एयर इंडिया दिखाई देगा। एयर इंडिया इनके वन ऑफ द कस्टमर्स में से है। तो एयर इंडिया एयरक्राफ्ट आर स्टिल मेंटेन्ड बाय एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि AIESL, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड PSU है, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एयर इंडिया वॉज सोल्ड टू द टाटा ग्रुप। AIESL रिमेन्स गवर्नमेंट ओन्ड एंड हैंडल्स मेंटेनेंस फॉर मोस्ट ऑफ इट्स फ्लीट। AIESL is up for disinvestment, but sale has not been completed yet. Government is still directly responsible for aircraft upkeep. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी इस बात की भी कि जब ये प्लेन, कहा यह जा रहा है कि जब ये इस प्लेन ने उड़ान भरी, 2 दिन तक ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही खड़ा था क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो जब भी किसी विमान को उड़ान भरनी होती है तो पायलट और क्रू स्टाफ के जाने से पहले बाकायदा उस पूरे विमान की जांच होती है। वो जो जांच टीम थी, किसने वो हरी झंडी दिखाई थी, किसने कहा था कि अब ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, उस इंजीनियर से पूछताछ होनी चाहिए, किसने हरी झंडी दिखाई थी। और दूसरा ये कि क्या एयर इंडिया के विमानों का रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट के बावजूद भी इस विमान को NOC दी गई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जो नहीं पूछा जा रहा है। और देखिए, जो सवाल जायज़ है वो जायज़ है, वो पूछना चाहिए। क्या गलती थी उन 241 यात्रियों की जो उड़ान भर रहे थे? क्या गलती थी उन मेडिकल स्टूडेंट्स की? क्या गलती थी जो बाकी के कई लोग इसकी जद में आए, उनके परिवार वालों की? उनकी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब आप 1 करोड़ रुपए दे भी देंगे तो क्या होगा? उन रुपयों से वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा, वो खुशी वापस नहीं आएगी। जो दर्द मिला है इन परिवारों को वो कभी ना भूलने वाला गम है, और पूरा देश इस घटना के बाद स्तब्ध है, गमगीन है।